Hello friends, welcome back to Kirti Gurukul classes. So today we are starting our new topic which is chapter 4th of class 6th NCERT of political science and the name of the chapter is key elements of democratic government. ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चैप्टर है इसका हम लोग बेसिक्स जो था ना वो लास्ट चैप्टर में यानी चैप्टर 3rd में जिसमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट था तो उसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं बट यहाँ पे ये न्यू चैप्टर है और ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ओके पहली चीज़ तो इस स्लाइड में आपको ऊपर साउथ अफ्रीका यानी पूरे वर्ल्ड का मैप नज़र आ रहा है, उसमें अफ्रीका सेंटर पे होता है। ठीक है, तो सेंटर पे अफ्रीका है। यहाँ पे जो इंट्रो दिया है थोड़ा सा फर्स्ट पेज में ऑफ योर एनसीईआरटी बुक तो वो थोड़ा साउथ अफ्रीका का है, इसलिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका मेंशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, मतलब इंडिया भी मेंशन है, बाकी सारे तो हैं ही वर्ल्ड मैप है ये। देन साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीकाज, वाइट हु केम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। तो बोला है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सेवरल रेस मतलब कलर। ओके तो स्किन टोन कैसा है, तो वैसे रेस के सेवरल रेस के लोग आते हैं और वहाँ पे सेटल हुए हैं। तो ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? दे आर ब्लैक पीपल जो कि साउथ अफ्रीका में नेटिव हैं, वहीं रहते हैं थे पहले से ही। एंड वाइट्स हु केम देयर टू सेटल, और वाइट्स मतलब हम लोग यहाँ पे यूरोप से लेते हैं। तो यूरोप में मीन्स पहले क्या था कि कॉलोनीज़ बनाई गई थी ना, तो ये अफ्रीका में भी था, जैसे इंडिया में था, ब्रिटिश ने इतने 200 साल 250 साल जो है शासन किया, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी कॉलोनीज़ थी ब्रिटिश की। तो वाइट्स ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ पे होंगे। एंड इंडियंस, जो इंडियंस थे ना, तो इंडिया से काफ़ी सारे इंडियंस को ब्रिटिश ने क्या किया था, एज अ स्लेव या एज अ लेबर, एज अ ट्रेडर यहाँ पे लाए थे। तो वो साउथ अफ्रीका में आके सेटल हुए, कुछ ऐसे भी थे। तो ये एक पूरा वैरायटी बन गया, एक पूरा डाइवर्स कंट्री बन गया। डाइवर्सिटी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड एक ये पूरा डाइवर्स कंट्री बन गया साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पे सेवरल रेसेस के पीपल पाए जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, तो यहाँ पे एक माया नायडू करके एक लड़की है जो 11 इयर्स की है, उसकी थोड़ी सी स्टोरी दी है। तो मैं पूरी ये स्टोरी पढ़ नहीं रही हूँ, बाकी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देती हूँ कि इस स्टोरी में बोला है कि जो ये माया नायडू है एक दिन अपने घर में थोड़ा अपनी मम्मी के साथ हेल्प करा रही थी। वो जोहान्सबर्ग में रहती है और वो हेल्प करा रही थी। तो हुआ क्या कि उसको एक बॉक्स मिला और उस बॉक्स में उसने कई सारे पोस्टर्स और न्यूज़पेपर्स की जो कटिंग्स वगैरह होती है ना, वो सब उसने देखा और उसमें देखा कि एक किसी पर्सन का नाम लिखा है। ठीक है, तो उसने अपनी मम्मा से पूछा कि हु इज़ दिस पर्सन, ये कौन है। तो उसकी मम्मा ने बताया कि इस पर्सन हेक्टर पीटरसन है। तो ये हेक्टर पीटरसन कौन था, तो उसने पूछा कि कौन था ये हेक्टर पीटरसन। तो उसकी मम्मा ने बोला कि इसको पुलिस ने मारा था, इसको पुलिस ने शॉट किया था, ओके गोली मारी थी। तो उसने पूछा अरे ऐसा क्यों। तो उसकी मम्मा ने एक्सप्लेन किया कि साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नड बाय अपार्थीड लॉज। तो ये अपार्थीड क्या है? अपार्थीड ये है कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो रेस के बेसिस में आपको सेपरेट कर दिया जाता है। तो पहले क्या था कि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड ही एक बहुत फेमस टर्म है जो वहीं पे प्रीवैलेंट था। अपार्थीड साउथ अफ्रीका में वो ये था कि रेस के टर्म्स में लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। ओके तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। और वहाँ पे लोगों को डिवाइड कर दिया गया था वाइट्स, ब्लैक्स एंड इंडियंस एंड कलर्ड रेसेस में। ओके तो अभी मैंने ये डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर एंड टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़। तो लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि इन लोगों को अलाउड नहीं था कि आप कॉमन फैसिलिटीज़ को यूज़ करो, इनको मतलब अच्छे से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लॉ के अकॉर्डिंग। हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेज। तो उनके लिए सब सेपरेट था, मतलब वो कॉमन वेल से पानी नहीं ले सकते, वो कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं यूज़ कर सकते, उनके लिए अलग हॉस्पिटल्स हैं, अलग एम्बुलेंसेज हैं। और मे बी ये भी होता था कि वो हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं, उनके उतनी गुड फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी जो अपर अच्छी कलर्ड या अच्छे रेस वाले लोगों को मिलती थी। ओके तो नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। नॉन वाइट्स को वोट करने का अलाउड नहीं था, वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट काइंड ऑफ कंट्री इन द
reserved for white people and non-whites have to live on the worst available kind। तो यहाँ पे ये है कि जो जितने भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब वाइट्स के पास है, अधिकार है उनको करने का, और नॉन वाइट्स के पास कोई अधिकार नहीं है। ओके, सो इन थर्ड पैराग्राफ, वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। तो हेक्टर पीटरसन lived here and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. This was a language that the whites spoke. Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed हेक्टर। दिस वॉज ऑन 16 जून 1976। तो क्या हुआ कि जो ये हेक्टर पीटरसन है और उसके कुछ क्लासमेट्स हैं जो उस रेस से बिलोंग नहीं करते, यानी ब्लैक्स हैं और वाइट रेस से बिलोंग नहीं करते, तो वो लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते थे जो वाइट्स उन पर फोर्स करते थे, फोर्सफुली उनको लैंग्वेज सिखा रहे थे। वो उनको नहीं सीखना था, वो उनको अपना नेटिव लैंग्वेज सीखना था स्कूल्स में। सो इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनको पुलिस के द्वारा मार दिया गया। ओके, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. तो apartheid movement चलाया गया, मतलब लोग उसको प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे। तो एक बहुत ही फेमस नेम है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला के बारे में ऑलमोस्ट सबने नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो नेल्सन मंडेला हैं, ये लीडर थे वहाँ के और बहुत ही फेमस लीडर हैं। इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इनका जितना भी योगदान था इस अपार्थीड के खिलाफ, तो ये सक्सेसफुल रहा, एंड ही वॉज सक्सेसफुल एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका became a democratic country in which all रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल। तो फिर 1994 में साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री बन गया जो डेमोक्रेटिक हो गया और वहाँ पे सबको इक्वल समझे जाने लगा, चाहे वो किसी भी रेस का हो। नाउ अब पार्टिसिपेशन, व्हाट इज़ पार्टिसिपेशन? तो पार्टिसिपेशन का थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में यानी वोटिंग जब पढ़ाया था तो उसमें थोड़ा सा बताया था, डेमोक्रेसी में ही था। तो यहाँ पे देखते क्या है डिटेल में। ओके, तो वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? तो हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं रेगुलर इलेक्शंस? बिकॉज हम लोग वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो अब ये रेगुलर का मतलब क्या है? तो रेगुलर इसलिए होते हैं क्योंकि अगर एक बार इलेक्शन हुए और फिर मान लो 10 साल इलेक्शंस नहीं हुए तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट बनती है वो अपने आप को एज अ डिक्टेटरशिप वाली जो गवर्नमेंट है ना वैसी होने लगती है। वो अपने ही रूल्स बनाएंगे, कोई उनको हटाने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। दैट्स काइंड ऑफ गवर्नमेंट विल देन, मतलब वैसी गवर्नमेंट बन जाती है। ओके, so you have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy through voting in elections. People elect leaders to represent them. These representatives take decisions on behalf of the people. तो ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि लोग वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वो उन्हीं को लीडर बनाते हैं। इन डूइंग सो इट इज़ अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और ये जब लोग ऐसा करते हैं, वोट करके एक किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो जो लीडर बनता है उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है, वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ता है कि यस मैं जो आज यहाँ पे बना हूँ वो लोगों की वजह से हूँ, और वो लोगों की जो वॉइसेस हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनको ध्यान में रख के काम करते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड्स। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years. वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड. इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू री इलेक्टेड बाय। तो यहाँ पे है कि इंडिया में जो ये गवर्नमेंट चुनी जाती हैं, जो इनका इलेक्शन होता है, वो कितने ईयर्स तक के लिए वो गवर्नमेंट वैलिड रहेगी? वो 5 years तक के लिए है। बहुत सारी कंट्रीज़ में कुछ अलग भी है, बट 5 years इन इंडिया। एंड एक बार जब इलेक्ट कर लेते हैं हम लोग गवर्नमेंट को तो वो पावर में रहती है सिर्फ 5 years के लिए। और अगर हमें उसी गवर्नमेंट को दोबारा लाना है तो दोबारा वोटिंग होगी, दोबारा इलेक्शंस होंगे, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। और अगर आपको वो गवर्नमेंट का काम नहीं पसंद आया, आपको दूसरी गवर्नमेंट लानी है, तो आप दूसरे गवर्नमेंट को वोट कर सकते हो। तो दैट इज़ द पीरियड ऑफ 5 years विच विल डिसाइड विच गवर्नमेंट विल
come next. Okay, the other ways of participating: elections are usually held in 5 years. Besides voting, there are other ways of participating in the process of government. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it. तो लोग क्या करते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट तो करते ही हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं गवर्नमेंट को अगर उनका काम उनको पसंद नहीं आ रहा है. ये भी हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. इन अगस्त 2005 व्हेन अ particular government increased the money had to pay for electricity, people expressed their disapproval by very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign. तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ कैसे करते हैं, जब उनको उनका काम पसंद नहीं आता है तो वो रैलीज़ निकालते हैं, सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं. गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड हिज डिसीजंस बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रू द इंक्रीज. द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. तो होता क्या है कि गवर्नमेंट का अगर वो डिसीजन नहीं पसंद आ रहा है तो गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ता है क्योंकि लोगों को नहीं पसंद है. ओके, सो यहाँ तक था आज के लिए और बचा हुआ पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल एंड रेगुलर फॉलो करिए चैनल को एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं. सो प्लीज़ डू दिस एंड थैंक यू.